अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं गुलाब से रिलेटेड एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले दिनों बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है कि जी हमारे पौधों को फंगस लग रही है और डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ जो फंगस की होती हैं, जैसे डाईबैक हो गया, रूट रॉट हो गया, जिसकी वजह से पौधे मर रहे हैं। तो इन सब का सलूशन पूछ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये अभी आपके सामने एक पौधा नज़र आ रहा होगा, ये गमले में लगा हुआ है और स्पेशली गमलों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो मिट्टी में लगे हुए पौधे होते हैं, यानी ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं, उनमें ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और ये प्रॉब्लम की मेन जड़ है बारिश। जब एक्सेसिव बारिश होती है तो पॉट्स में, उनकी बेस में, पॉट्स की बेस में पानी जमा हो जाता है जो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। और अगर पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा तो जड़ें गलेंगी। जब जड़ें गलेंगी, रूट रॉट होगा, उसकी वजह से पौधे में डिफरेंट टाइप की फंगल डिजीज़ आएंगी, जिससे पौधा कंफर्म आपका मर जाएगा। उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं तो वो पानी ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी नीचे चला जाता है बॉटम में, तो रूट्स को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन पॉट्स में क्योंकि पानी निकल नहीं रहा होता, पानी खड़ा होता है, तो वो फिर रूट रॉट की वजह बनता है। एक शायद आप लोगों को पता हो कि ये जो बारिश का पानी होता है ये एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये ज़्यादा देर पौधों में रहे तो वो पौधों की जड़ें तेज़ी से ख़राब करता है। दूसरा पानी अगर रहे, आम जो पानी हम देते हैं वो रहे, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता जितना कि ये बारिश का पानी क्रिएट करता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो आप बरसात में और बरसात से पहले कभी भी, बल्कि ये रूटीन रखें कि आपकी बेस में, पॉट के ऊपर सरफेस पे कोई भी जो सूखे हुए पत्ते हैं इस तरह नहीं गिरे होने चाहिए। क्योंकि अक्सर गुलाब जो है वो पत्ते सुखाता है तो वो गिरा देता है, तो वो बेस में ही हम लोग पड़े रहने देते हैं कि वो समझते हैं हम कि ये रॉट होंगे, रॉट होके खाद बन जाएंगे। नो, वो अगर रॉट होंगे तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि लीफ जब रॉट होते हैं तो उस वक्त फंगस उन्हें ख़राब करती है, मतलब उन्हें गलाती सड़ाती जो है वो फंगस है। और अगर आप वो पत्ते नहीं उठाएंगे तो उन पत्तों को फंगस लगेगी, वो फंगस ऑटोमेटिकली रूट में ट्रांसफ़र होगी और आपके पौधे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक तो चीज़ हो गई कि आपने वो लीफ नहीं पड़े रहने देने। जैसे कि आपको ये बेस नज़र आ रही होगी, ये आपको बेस नज़र आ रही होगी कि इसमें बिल्कुल भी आपको कोई लीफ नज़र नहीं आ रहा, नीट एंड क्लीन बेस है। सेकेंडली, जब भी आप सॉइल प्रिपेयर करें तो सॉइल हाईली पोरस होनी चाहिए कि उसके अंदर पानी ज़्यादा देर ना रुके। मैं अभी आपको अपने बारिश ड्यूरिंग बारिश अपने कुछ पॉट्स की तस्वीरें शेयर करता हूं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि पोरस सॉइल का क्या इफ़ेक्ट होता है। अब ये भी जो सॉइल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये भी हाईली पोरस है, इसमें भी पानी नहीं खड़ा होता। अगर मैं अभी भी इसको, हालांकि हाईली वेट सॉइल है, अगर मैं इसको अभी भी पानी दूंगा तो ये पानी रुकेगा नहीं। विद इन 1 मिनट ये पानी सारा बेस से ड्रेन हो जाएगा। तो ये सॉइल मिक्स कैसे बनाना है इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। मैं उसका लिंक आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात जो हमने करनी होती है कि इस मौसम में जब बारिश हो रही हो तो अगर आप देखें आपने सॉइल मिक्स नहीं बनाया हुआ और आपकी बेस में पानी खड़ा हो रहा है, यानी यहाँ बेस में पानी खड़ा हो रहा है आपके, तो आप अपने पौधे पॉट को टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर दें और टेढ़ा करके रख दें। जब तक बारिश होती रहेगी आप उसको टेढ़ा रखें, उसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पौधे को कुछ नहीं होगा और ये होगा कि बेस में पानी भी जमा नहीं होगा। और बरसात शुरू होने से पहले एक और काम करें, अगर आपके आम सॉइल मिक्स है, आपने प्रॉपर पोरस सॉइल मिक्स नहीं बनाया हुआ, तो आप इसकी जो है बेस को किनारों तक मट्टी से भर दें, यहाँ तक, यानी पूरा लेवल कर दें ताकि इसमें पानी ऊपर रुके ही ना। तो ये भी एक सलूशन हो सकता है पानी से पानी के रुकने से बचने के लिए। अगर आपने ये भी नहीं किया तो फिर बेस्ट सलूशन वही है कि आप टिल्ट करके रख दें, तो वो पानी ना तो पॉट में पड़ेगा ना बेस के अंदर जाएगा। तो अगर आप इससे बच जाते हैं तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं।
फिर प्रॉब्लम ये होता है कि इसी बरसात में क्योंकि हाईली एसिडिक रेन होती है तो उसकी वजह से लीफ पे ब्लैक स्पॉट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक स्पॉट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप कोई भी अल्कलाइन बेस्ड फंजीसाइड जो है वो स्प्रे कर दें। वो हो सकता है आपका कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, वो आप स्प्रे कर दें और तो उसके बाद आपके लीफ पे फर्दर फंगस नहीं आएगी। वो लीफ जो इन्फेक्ट हो गए हैं वो तो रिकवर नहीं होंगे, उनको आप रिमूव कर दें, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे कर दें तो नए लीव्स पे आपके फिर फंगस नहीं आएगी। और वैसे भी जो न्यू ग्रोथ होती है, जो न्यू लीव्स निकलते हैं, उन पे पानी नहीं ठहरता और उन पे ब्लैक स्पॉट आते भी नहीं हैं। अगर आप कोई भी स्प्रे ना करें, सिंपल अफेक्टेड लीव्स को रिमूव कर दें तो आपकी जो नई ग्रोथ होगी इंशाल्लाह उस पर ब्लैक स्पॉट नहीं होंगे। जैसे अब आपको मेरे इस रोज़ के लीफ नज़र आ रहे होंगे, इन पे आपको कहीं पे भी ब्लैक स्पॉट नहीं है क्योंकि मैंने कोई कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे नहीं किया। लेकिन नॉर्मल वे से आप ट्रीट करते रहें तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस पे ब्लैक स्पॉट आएँ। मैं लाहौर में रहता हूँ और आपको मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं, 2-2 3-3 दिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ना तो मेरे किसी पॉट में पानी खड़ा हो रहा है, एक पॉट में हो रहा है, उसकी तस्वीर मैंने आपसे शेयर कर दी हुई है। तो उसका भी मैंने वही सोल्यूशन किया जो आपको मैंने बताया कि लेवल बिल्कुल किनारों तक मिट्टी भर दें और बारिश में उसे टिल्ट करके रख दें। दूसरा प्रॉब्लम जो इसके साथ आता है वो है डाईबैक का। डाईबैक का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। डाईबैक सिर्फ बरसात में नहीं, वैसे भी किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है और अक्सर लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है डाईबैक के बारे में। डाईबैक हमेशा लोग समझते हैं कि ब्रांच को ऊपर से फंगस लगा है जिसकी वजह से डाईबैक हो रहा है। बेसिकली डाईबैक होता क्या वो देख लें पहले। डाईबैक ऐसे होता है कि ब्रांच ऊपर से ब्लैक होना स्टार्ट होती है, ड्राई होकर ब्लैक होना स्टार्ट होती है और नीचे तक वो चलती जाती है और अल्टीमेटली अगर आप उसको रिकवर ना करें तो आपका पौधा मर जाता है। अब डाईबैक का अक्सर लोग यही समझते हैं कि जी हमने ऊपर से काटा, हमारा जो टूल था वो इन्फेक्टेड था, उससे डाईबैक स्टार्ट हो गया। ये हो सकता है, ये ऑप्शन है, लेकिन मेजर डाईबैक यहाँ से नहीं होता। मेजर डाईबैक होता है रूट से, जो पौधे को मारता है। होता क्या है कि बरसात में या किसी भी वक्त ओवर वाटरिंग की वजह से, अनबैलेंस वाटरिंग की वजह से रूट डैमेज होती हैं। रूट डैमेज होती हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पौधे के हर हिस्से तक फूड को और पानी को पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रूट की है। रूट समझ लें एक पंप है जो नीचे से फूड सारा प्रेशर के साथ हर प्लांट के हिस्से तक पहुंचाती है। अगर रूट ख़राब हो गई तो प्रॉपर पौधे में फूड नहीं पहुंचेगी, पानी नहीं पहुंचेगा और हमेशा टॉप पे नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से टॉप से ड्राई होना शुरू होगा और वो ड्राई फंगल इन्फेक्शन होती बेसिकली जो रूट में हो रही होती, जिससे रूट डैमेज हुई होती हैं और वो ऊपर से ड्राई होती, ब्रांच ब्लैक होती नीचे तक आती है और एंड में आपका पौधा लेके चली जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको डाईबैक नज़र आए तो ऊपर ट्रीटमेंट करने की बजाय पहले आप रूट में ट्रीटमेंट करें। रूट में ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट फंजीसाइड्स हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी आपने रेगुलर वे से यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी जो एक कॉमन सा ट्रीटमेंट चलता है वो भी ठीक है कि आप काटें, ऊपर कोई फंजीसाइड लगा दें, लेकिन इससे आपका डाईबैक बहुत कम चांस है कि रुके। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आप हर हफ्ते बाद काट रहे होंगे, ब्रांच आहिस्ता आहिस्ता जो आपने सारी ग्रोथ ली होती है वो आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और डाईबैक नहीं रुकता। अगर रुक भी जाए तो पौधा फिर भी इस काबिल नहीं रहता कि वो सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए आपको इसमें रूट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो होती है, बारिश ख़त्म होती है, साथ ही इस पर थ्रिप्स का और एफिड्स का अटैक हो जाता है। सम टाइम माइट्स भी अटैक कर देते हैं इस मौसम में अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो जाता है उनके लिए। तो इन सब के लिए फिर आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करनी पड़ेंगी और वो भी रेगुलर वे से। तो चलिए अब मैं आपको ये सारी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स बताता हूँ। डाईबैक के लिए जो सबसे अच्छी फंजीसाइड है वो आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, वो है स्कोर। सेजेंटा कंपनी की स्कोर है, लेकिन ये बहुत हैवी फंजीसाइड है। इसको आपने रेगुलर यूज़ नहीं करना, बरसात में 2 दफ़ा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं, 1 महीने के गैप से 0.5 पर ml आपने इसका सोल्यूशन बनाना है और इसे आपने स्प्रे करना है प्लांट के ऊपर। क्योंकि ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है
तो ये लीफ से और ब्रांचेस से अब्जॉर्ब होके रूट तक यानी पूरे प्लांट में इसका इफ़ेक्ट चला जाएगा। ये हमेशा आप देखा करें फंजीसाइड्स हों या इंसेक्टिसाइड्स हों कि ये सिस्टेमिक है कि कांटेक्ट जो होती हैं वो जो जहां आप उनको ड्रॉप करेंगे वो वहीं इफ़ेक्ट करेंगी, वो ट्रैवल नहीं करती प्लांट के अंदर। लेकिन जो सिस्टेमिक होती हैं वो ट्रैवल करती हैं टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। अगर बेस में देंगे तो वो टॉप तक आ जाएंगी ट्रैवल करती हुई वेसल्स के थ्रू, और अगर आप लीव्स पे देंगे तो वो ट्रैवल करती हुई बेस में चली जाएंगी रूट तक। तो ये आप 1 महीने के गैप से 2 दफ़ा बरसात में कर दें, पूरे साल में 3 दफ़ा करें। मैं 3 दफ़ा ही करता हूँ, 1 दफ़ा 2 दफ़ा बरसात में और 1 दफ़ा दिसंबर में जब पीक सर्दी होती है, क्योंकि उस वक्त भी नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त भी चांसेस होते हैं डाईबैक के। तो ये डाईबैक की इससे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है स्कोर के अलावा। जो मर्ज़ी और फंजीसाइड यूज़ कर लें, जितना ये इफ़ेक्टिव है कोई भी नहीं है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, 0.5 पर ml के हिसाब से आप इसे स्प्रे करेंगे अपने प्लांट के ऊपर, और थॉरली स्प्रे करेंगे। इस तरह करेंगे कि पूरा प्लांट आपका वेट हो जाए इससे। उसके बाद रेगुलर यूज़ के लिए ये अमिस्टर टॉप, ये भी सिजेंटा कंपनी की है। ये आप रेगुलर यूज़ के लिए कर सकते हैं। 0.5 ml पर लीटर से लेकर 1 ml पर लीटर तक आप इसका सोल्यूशन बना के आप हर 10 दिन के बाद स्प्रे करते रहें। तो इससे ना तो आपके ब्लैक स्पॉट का कोई इशू आएगा, ना ही और कोई फंगल डिजीज़ इसमें एक्टिव होंगी प्लांट में, और आपका प्लांट सेव रहेगा। तीसरी फंजीसाइड है, वो इस वक्त मेरे पास ख़त्म हुई है, वो है टॉप्सन एम। एनवाय कंपनी है, मेरे ख्याल इनवायल है या इस तरह करके कोई कंपनी है उसकी है, वो टॉप्सन एम। आप उसे भी, वो पाउडर फॉर्म में है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फंजीसाइड जो लिक्विड फॉर्म में है, ये आप स्प्रे में यूज़ कर लें, और वो जो है वो बेस में आप पानी का सोल्यूशन बनाएं। वो पाउडर है 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसे बेस में डालें। ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे, और वो आप हाफ लीटर जो है वो हर पौधे की बेस में डालते जाएं। और हमेशा मिस्टर टॉप और उसको आल्टर्न करके देना चाहिए। मतलब एक दफ़ा आपने मिस्टर टॉप का स्प्रे कर दिया, 10 दिन के बाद आप उसे टॉप्सन एम दे दें। मैक्सिमम गैप 15 दिन का दें, 15 दिन से ज़्यादा गैप ना दें फंजीसाइड में, तो इससे आपका पौधा सेव रहेगा। थ्रिप्स और एफिड्स के लिए और नॉर्मल जो भी इंसेक्ट्स लगते हैं उसके लिए ये बायर की है कॉन्फिडोर। ये आप यूज़ करें, ये एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। अगर ये नहीं यूज़ करनी तो आप अमीडा क्लोपरेट का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें। वो उसे आप हर वीक यानी हर संडे को आप रख लें एक स्केड्यूल, क्योंकि संडे को और नॉर्मली हर किसी के पास टाइम होता है। आप हर संडे को 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका सोल्यूशन बनाएं और बना के स्प्रे करें। ये हमेशा स्प्रे करनी है, इंसेक्टिसाइड जितनी भी हैं वो स्प्रे करनी होती हैं। तो ये आप, फिर बता रहा हूँ, 1 ml पर लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाएं और स्प्रे करें। और थ्रिप्स का तो ये हो गया, और उसके लिए माइट्स के लिए आप यूज़ करें ओबेरॉन से अच्छी कोई भी मेडिसिन। बायर का ओबेरॉन है, उससे अच्छी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो माइट्स को कंट्रोल करे। वो माइट्स को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है और थ्रिप्स को भी। उसका जो सोल्यूशन आपने बनाना है 0.5 से लेकर 1 ml पर लीटर। 1 ml तब बनाएं जब आपका बहुत हैवी किस्म का अटैक हो गया। अब माइट्स के अटैक को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है। आपके लीव्स के कलर डल हो जाएंगे, और जब अटैक थोड़ा हैवी होगा तो जाला बनना शुरू हो जाएगा आप के प्लांट के ऊपर। तो वो माइट्स के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और होता है कि आपके लीफ खुरदरे हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे। बैक साइड देखेंगे तो आपको डॉट्स, बारीक बारीक डॉट्स लगेंगे, जो कि माइट्स होती हैं। माइट्स हमेशा लीफ की बैक साइड पे, लीफ की इस तरह बैक साइड पे स्टे करती हैं। तो वो आप इस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, ओबेरॉन को आप 0.5 से लेकर 1 ml पर लीटर इंटेंसिटी ऑफ अटैक को देखते हुए आप करेंगे। और अगर वैसे आप प्रिकॉशनरी तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाएं, और वो भी आपने स्प्रे करना है। हमेशा आप ये 3 फंजीसाइड अपने पास रखें। इसके अलावा और भी बहुत सारी फंजीसाइड्स हैं। मैंगो से है, सिजेंटा की रेडोमिल गोल्ड है, वो भी अच्छी है। मैंगोजिप बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बेस में कभी भी पौधे की यूज़ मत करें। उसे सिर्फ आपने स्प्रे करना, वो भी जब आपको ब्लैक स्पॉट से प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज़ मेरी एडवाइस होती है, ब्लैक स्पॉट एज सच कोई ख़ास प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लीव गिरेंगे, उनको आप खुद गिरा दें। नए जो लीव आएंगे, नई ग्रोथ जो स्टार्ट होएगी, बरसात में आसानी से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो वो नई ग्रोथ में बिल्कुल भी ब्लैक स्पॉट नहीं होगा, क्योंकि न्यू पत्तों पे जो न्यू ग्रोथ में पत्ते निकलते हैं वो उनके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं ठहरता, तो उसकी वजह से ब्लैक स्पॉट नहीं होता। बाकी एक लास्ट पॉइंट कि जब भी आपको फोरकास्ट चेक करते रहें, जब भी आपको 2-3-4 दिन का गैप मिले पौधे बारिश में, तो आप इसकी सरफेस की हल्की हल्की गोडी कर दें। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, मेरी सरफ क्योंकि सॉइल वैसे ही बहुत सॉफ्ट है, ये देख लें कितनी सॉफ्ट है, भुरभुरी सॉइल है, तो इसके अंदर तो मैं हाथ से ही गोडी कर दो। ज़्यादा डीप गोडी कभी नहीं करनी, आप इसको हाथ से या किसी टूल की मदद से हल्का हल्का ऊपर से मैक्सिमम 1 इंच, इससे ज़्यादा डीप गोडी ना हो आपकी। तो क्योंकि इस वक्त ग्रोथ चल रही होती है, तो फाइब्रस रूट ऊपर तक आई होती हैं। अगर आप ज़्यादा डीप गोडी करेंगे, स्पेशली टूल के साथ करेंगे, तो वो कट जाएंगी, जो कि स्ट्रेस में आ सकता है आपका पौधा। ये देखें, मैंने हाथ से गोडी कर दी है, और ये 24 to 48 आवर्स आप रहने दें, तो उससे ये होगा कि सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और जो भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फर्दर बारिश जो है वो उसको नुकसान नहीं देगी। अब हम फीडिंग की बात कर लें, तो बरसात में आप NPK 2020 या NPK 1261, ये दो आप NPK यूज़ करेंगे। 1261 में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होता है। फास्फोरस मैंने आपको बारहा बताया हुआ रूट्स के लिए होता है, और नाइट्रोजन ग्रीन ग्रोथ के लिए होता है, लीव्स की ग्रोथ के लिए होता है। तो इसमें क्योंकि प्लांट की हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए होती है, डॉर्मेंसी समर की डॉर्मेंसी थी वो ब्रेक हुई है, अब ये ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है, तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, वो हम देंगे। और NPK 2020 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इक्वल क्वांटिटी में होती है, तो वो हम यूज़ करेंगे। बेस्ट तो ये है कि आप 4 दिन का साइकिल बना लें, 4 दिन यानी 4 दिन के गैप से आप यूज़ करें। एक दफ़ा आप NPK 1261 का स्प्रे करें, और दूसरी दफ़ा आप NPK 2020 का स्प्रे करें। लेकिन जब आप NPK 2020 का स्प्रे करें, तो साथ मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, ये रोज़ को बहुत पसंद होता है, तो आप ये भी यूज़ करें। अब रेशो बताता हूँ, 1261 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने सोल्यूशन बनाना है, और बरसात में आपने स्प्रे करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बरसात में क्योंकि बारिश हो रही होती है, एक तो बारिश में आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, ना फंजीसाइड स्प्रे करना, ना इंसेक्टिसाइड, ना ही कोई फीडिंग करनी है। जब बारिश रुक जाए और आपको पता हो कि 6-7 घंटे या 24 घंटे तक बारिश नहीं होनी, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर आप ये फंजीसाइड भी स्प्रे कर लें, फिर आप इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं, और फिर आप इसको फीड भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाएंगे 1261 का, वो आप स्प्रे करेंगे इसके ऊपर। और फिर दूसरी दफ़ा 4 दिन के गैप के बाद NPK 20 2 ग्राम पर लीटर और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एप्सम सॉल्ट उसमें मिक्स करके फिर आप वो भी इस पर स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया कि सारे लीफ आपके वेट होने चाहिए, अच्छी तरह स्प्रे करें थॉरोली। तो अब एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि क्या हम फीडिंग और फंजीसाइड एक साथ दे सकते हैं, या फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड एक साथ दे सकते हैं। तो मैं बता दूं, स्कोर को आपने किसी के साथ नहीं देना। बाकी जो है अमिस्टर टॉप, रेडोमिल गोल्ड, या फिर एक और फंजीसाइड मैंने आपको बताया था टॉपसन एम, इसको कॉन्फिडोर के साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। यानी कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड और ये फंजीसाइड दोनों मिक्स करके एट अ टाइम आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ना तो ओबेरॉन को आप कोशिश करें किसी के साथ मिक्स करके करें, क्योंकि वो काफ़ी हैवी मेडिसिन है, और ना ही आप स्कोर को किसी के साथ मिक्स करके स्प्रे करें, तो जिससे आपके प्लांट्स में स्ट्रेस आ सकता है। उनको अलग अलग करें, बाकियों को एक साथ कर सकते हैं। हाँ, कॉन्फिडोर के साथ, मिस्टर टॉप के साथ आप NPK 2020 भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्कोर के साथ या ओबेरॉन के साथ आप ये नहीं करेंगे, वो अलग ही स्प्रे होंगी।
तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर फर्दर आपने कंपैटिबिलिटी अपनी फंजीसाइड की और इंसेक्टिसाइड की करनी हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इंसेक्टिसाइड की लें, थोड़ी सी फंजीसाइड की लें, एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में थोड़ा पानी लें और उसमें दोनों को डाल दें और थोड़ी देर तक उनको मिक्स करके पड़ा रहने दें। अगर तो उसमें दही की तरह फुटियाँ बन गई तो वो एक साथ स्प्रे नहीं हो सकते। अगर वो सही सॉल्यूशन बना रहा तो आप उसको एक साथ स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ स्प्रे करने में मेन प्रॉब्लम यही होता है कि ये मिक्स अगर दोनों एक साथ हुए तो वो कहीं दही की तरह फुटियाँ बन गई तो वो प्रॉपर स्प्रे नहीं हो पाएगा और उल्टा वो कोई फ़ायदा भी नहीं देगा, वेस्टेज होगा टाइम का। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। 2 आपने फीडिंग्स करनी है हफ्ते में या 4-4 दिन के गैप से। NPK 20-20-20 2 ग्राम पर लीटर प्लस इसमें मिक्स करना एप्सम सॉल्ट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और इस सोल्यूशन को आपने थॉरोली स्प्रे करना है। उसके बाद आपने वो यूज़ करना है NPK 1261, वो एक दफ़ा आपने यूज़ करना है, वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसको स्प्रे करेंगे। अगर आप 2 दफ़ा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप ये ज़रूर स्प्रे करें अल्टर करके। अगर आपके पास 1261 नहीं है तो आप NPK 20-20-20 ही यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा इप्सम सॉल्ट के साथ और एक दफ़ा विदाउट इप्सम सॉल्ट। तो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उससे भी पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारा रोज़ारियंस के नाम से, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं ड्रॉप। तो हम इंशाल्लाह हमारी पूरी एक टीम है वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी और आपके प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस करेगी ताकि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। चलते चलते 3 मेजर एहतियात मैं आपको और बता दूं जो रूटीन गार्डनिंग में आपको रोज़ेस में स्पेशली करनी है, बल्कि 4 कह लें। एक तो मैंने आपको पहले बता दी हुई है कि बेस हमेशा क्लीन रखें इसकी। जब फूल पूरा खिल जाए और मुरझाने लगे तो उसको काट दें, और काटने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये फूल है, ये तकरीबन खिल गया है तो आप इसे या तो हाथ से यहाँ से तोड़ दें, नहीं तो जहाँ से 5 लीव स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ब्रांच थोड़ी सॉलिड होती है। लेकिन अभी 5 लीव के चक्कर में ना पड़ेंगे, जब आप विंटर में करेंगे तो तब आप जहाँ से 5 लीव स्टार्ट हो रहे हैं पहले 5 लीव के नीचे से आपने इसको काटना है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि जब आप काट रहे हो 5 लीव्स के नीचे से, जैसे अब आपको दिखाता हूँ कि ये 5 लीव स्टार्ट हो गए, लेकिन ये आपने नोड का ध्यान रखना है कि नोड आउटर साइड पे होना चाहिए। अब ये जो नोड है इनर साइड पे, यहाँ से नहीं मैं काटूंगा, इसके बाद इसके नीचे एक नोड आ रहा है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आउटर साइड पे है, तो इसके नीचे से, इसके ऊपर से मैं काटूंगा, ठीक है। यानी जहाँ 5 नोड इनर साइड पे हो, यानी 5 लीव्स वाला नोड इनर साइड पे हो, उसके नीचे से आपने काटना है जो आउटर साइड पे होगा, ताकि आपके पौधे की बाहर की तरफ ग्रोथ बढ़े। अंदर की तरफ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए पौधे की, वो फिर अंदर जब मिक्स हो जाती हैं ब्रांचेज आपस में क्लाइड करती हैं तो उससे फंगस होती है और तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। तो फिर बता रहा हूँ, ये 5 लीफ काउंट इनर साइड पे नहीं, ये 5 लीफ काउंट आउटर साइड पे, इसके ऊपर से आपने काटना है। ये 5 लीफ आउटर साइड पे, यहाँ से आपने इसको काटना है। लेकिन ये अभी बरसात में ऐसे मत कीजिए, बरसात में सिंपल आप इसको यहाँ से हाथ से तोड़ दें या कटर से इसके ऊपर से काट दें, क्योंकि ये लगा रहेगा तो ऑब्वियसली ये ड्राई होगा तो फंगस लगेगी इसको पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। बेस क्लीन करें, फ्लावर जो ख़त्म हो गए हैं उनको तोड़ते रहें। उसके अलावा पानी तब दें जब ऊपर वाली सरफेस ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर पानी दें। और बरसात में तो पानी अगर ड्राई हो जाती है तो बिल्कुल हल्का सा पानी दें, ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत, भर के पानी मत दें बरसात में कभी भी। और रूटीन में भी अगर विंटर है तो नॉर्मल पानी दें, अगर समर है जैसे मई जून का महीना है तो तब आप भर के पानी दें, ताकि पौधा 24 घंटे तक डिहाइड्रेट ना हो, उसको पानी उसकी बेस में रहे। तो ये 3-4 मेजर एहतियातें हैं जो आप रूटीन गार्डनिंग में कर सकते हैं। और जब आप कटर यूज़ करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो हमेशा डिसइंफेक्ट करके यूज़ करें। और डिसइंफेक्ट करने के लिए या तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपको आसानी से मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रिट
वो यूज़ कर सकते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। नहीं तो तीसरी चीज़, जो घर में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होते हैं, आप उनको यूज़ कर लें उसकी सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए। स्प्रे करें, डिसइंफेक्ट करें, सरफेस को साफ़ करें और फिर आप उस कटर को यूज़ करें। इस पौधे पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसको मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इंशाल्लाह इसके जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं, ये 2 साल का पौधा है, मैं आपसे इंशाल्लाह विंटर में शेयर करूँगा, क्योंकि अभी मैं इसको पूरा बरसात में चेक कर रहा हूँ। मैंने इसको समर भी 2 इसी ग्रो बैग में रखा है और उसके बाद अब विंटर तक इसको देखा जाएगा। एक विंटर इसने सर्वाइव किया है, अब नेक्स्ट विंटर में देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है, देन मैं आपसे इसको शेयर करूँगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।